एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, इसके क्या कारण है, इसको डायग्नोज करने का क्या तरीका है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष तोमर, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थो स्पाइन सर्जन। मैं अभी सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में काम करता हूं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर ये एक तरह का गठिया बाई की बीमारी है। इसके अंदर हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी के जोड़ और शरीर के बड़े जोड़ जैसे कि घुटना का सैक्रोइलेक जॉइंट, इस तरह के जॉइंट्स जो साइज में बड़े हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट किस तरह से? बेसिकली इन गठिया बाई के अंदर या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर इन जोड़ों में सूजन होती है और मरीज को बार बार दर्द होता है। तो जो मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड होता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, उसको सैक्रोइलेक जॉइंट बोलते हैं। सैक्रोइलेक जॉइंट होता है हमारे कमर के साइड वाला जॉइंट जो कि हमारे बटक्स वाले एरिया या ग्लूटियल एरिया में रहता है। इस बीमारी के अंदर मरीज को बहुत कॉमनली सैक्रोइलेक जॉइंट में या बटक्स वाले एरिया में पेन होता है। ये पेन बटक्स से घुटने तक रेडिएट भी कर सकता है। तो एक तरह से ये शियाटिका का भी प्रेजेंटेशन इसमें रहता है। ये कैसे होता है? एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कोई भी गठिया बाई की जो बीमारी होती है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब है हमारे ही शरीर की इम्यूनिटी हमारे ही जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करने लगती है, उनको जाके इफेक्ट करती है और उनको सूजन करके डैमेज करने लगती है। इसका डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसके डायग्नोसिस के लिए एक मिथ है कि सब लोग HLA-B27 कराते हैं और मानते हैं कि अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर HLA-B27 नेगेटिव है तो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। बट HLA-B27 सिर्फ एक कोलैबोरेटिव या साथ का एविडेंस है। जनरली इसको डायग्नोस करने के लिए एक न्यूयॉर्क्स क्राइटेरिया बना हुआ है। उसके अंदर कमर के जोड़ में मॉर्निंग में स्टिफनेस रहना, कमर के जॉइंट्स में पेन होना, मूवमेंट हम चेक करते हैं, लंबर स्पाइन या लोअर बैक की मूवमेंट और चेस्ट की एक्सपेंशन, इन दोनों जगहों पे अगर मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, बैक में स्टिफनेस है, बैक में पेन है, और सैक्रोइलेक जॉइंट जो कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो इफेक्ट होता है, उसमें बीमारी की वजह से जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक्सरे में ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 0, 1, 2, 3 इस तरह से। उसमें अगर चेंजेस आने लगते हैं और उसका अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम मरीज को कह सकते हैं कि इसको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। HLA-B27 का रोल बस इतना है कि अगर किसी को HLA-B27 पॉजिटिव है तो उसको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये पता लगाने के लिए कि गठिया बाई कौन सी तरह का है, ये सब सिम्टम्स के साथ अगर किसी का HLA-B27 पॉजिटिव है तो हम ये मानते हैं कि उस मरीज को एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर जिस तरह से गठिया बाई में बाकी बीमारियों में हम दवाइयाँ देते हैं जिसको हम DMARDs बोलते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं, जिसके अंदर सल्फासैलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, स्टेरॉइड्स, इस तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इन दवाइयों से मरीज़ की बीमारी की एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाता है और मरीज़ को पेन फ्री पीरियड में या रेमिशन में लाने की कोशिश करी जाती है। इसको बीमारी को मॉनिटर करने के लिए हम ESR और CRP भी कराते हैं। ESR और CRP बेसिकली बॉडी में सूजन के मार्कर होते हैं। तो किसी मरीज़ का अगर पेन चला जाए और ESR CRP नॉर्मल हो जाता है तो उसकी दवाई हम बंद कर सकते हैं। टिल दैट टाइम जो मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग जो मैं यूज़ करता हूँ, हम सल्फासैलाजीन बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। कई बार बीमारी बहुत एग्रेसिव होती है। ये बीमारी हर तरह से प्रेजेंट करती है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ फिक्स्ड है इसका मतलब। ये बीमारी बहुत एग्रेसिव भी हो सकती है, जल्दी भी आ सकती है, या ये बीमारी बहुत साइलेंट भी हो सकती है, थोड़ा बहुत इफेक्ट भी कर सकती है। तो इसका वेरिएबल रहता है पेशेंट टू पेशेंट। तो कुछ पेशेंट्स में जिनमें बीमारी बहुत एग्रेसिव होती है उसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं। ये दवाइयाँ होती हैं जो इंजेक्शन के तौर पे चलाई जाती हैं और मरीज़ की इम्यूनिटी को कम करके बीमारी को रोकने की कोशिश करी जाती है। तो वो भी बेसिकली रिमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो गठिया बाई के स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं, वो लोग चलाते हैं। अब इस बीमारी के क्या सीक्वले होते हैं या इस बीमारी से क्या प्रॉब्लम होती है, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली बैक की और चेस्ट की, क्योंकि ये जो बीमारी है दो जगह पे बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट है इसका, एक चेस्ट में और एक बैक में।
तो ये चेस्ट एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होता है पेशेंट को, और बैक जो है फ्यूज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए पेशेंट को स्पोर्ट्स एक्टिविटी या खेलना कूदना कंटिन्यू करना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन के लिए प्राणायाम या इस तरह की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सारी ज़िंदगी करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये बीमारी बढ़ती चली जाती है तो पूरा स्पाइन फ्यूज़ होके एक बन जाता है और चेस्ट जो एक्सपेंशन है वो रिस्ट्रिक्ट होती जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए दवाई देना, समय पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप दर्द में हैं तो उसको सहते मत रहिए, दवाइयाँ खा के उसको ठीक कीजिए। ये सब था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। अगर आपको हमारा ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।